एक सीक्रेट बात बताऊं, ये बच्चों को नहीं पता क्योंकि ये ज़बरदस्ती कराया जाता है। आपके एजुकेशन सिस्टम बच्चों का टैलेंट खोजने की ही कोशिश थी। जो आज बच्चे नहीं पसंद करते स्कूल की किताबें, अगर बच्चों को या आपको या हमको किसी को भी अपने काम को, अपनी पढ़ाई को ख़ास तौर से करने के लिए ज़बरदस्ती न किया जाए, बेइज्जत न किया जाए, जो भी थोड़ा बहुत उसने सीखा पढ़ा उसके लिए अगर आप बेइज्जत न करें तो धीमे धीमे बच्चा अपना टैलेंट खोज लेगा। नमस्ते। सर मेरा कुछ सवाल थे हिडन टैलेंट के बारे में। हिडन टैलेंट से क्या होता है? हिडन टैलेंट। हाँ, हिडन टैलेंट। टैलेंट, कभी किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसका टैलेंट देख करके तुम्हें बड़ा खुशी हुई हो, जिसको लगता हो कि यार मुझे भी ऐसे ही सब होना चाहिए मेरे साथ भी? सौरभ जोशी। सौरभ जोशी को देखकर कोशिश की है कभी उसकी तरह वीडियो बनाने का? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहले 2-3 साल पहले किया था, फिर बंद कर दिया और फिर से कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। तो सौरभ जोशी के पास जो है वो टैलेंट है। उसमें खाली एक टैलेंट नहीं है खाली कैमरा लेकर के कुछ कुछ बोलना, उसको ढेर सारी चीज़ों का एक मिक्सचर कहेंगे, जिसमें कि यूट्यूब को भी समझते हैं। आपके अंदर में इतना पेशेंस है, इतनी एनर्जी है कि आप दूसरे लोगों को देख करके स्टडी भी करना चाहते हैं। वो जो मेहनत होता है ना, नॉर्मली हर एक काम में मेहनत के लिए इतना एनर्जी आती नहीं है, लेकिन जब टैलेंट होता है तो एनर्जी अपने आप आती है। और जब टैलेंट होता है तो उस काम की क्वालिटी रोज़ 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 इम्प्रूव होती जाती है। हम नॉर्मली लोग सवाल पूछते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने ये सीरीज़ बनाया है ताकि हर एक आदमी का टैलेंट जब निकलना हो तब निकले, लेकिन कम से कम सवाल तो आए अंदर से। तो टैलेंट मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप करते करते अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पैशनेट हैं उस काम को करने के लिए, थकते नहीं हैं, थक गए तो आराम करके फिर शुरू कर देते हैं, बोर नहीं होते उस काम के साथ। और वो काम ऐसा भी है जो आपको सक्सेस देता है, मार्केट में पैसा कमाने में हेल्प करता है। तो बोरिंग कैसे बंद होता है? बोर्डम ख़त्म होता है? बोर्डम ख़त्म नहीं होता। बोर्डम आता कहाँ से है? जब हम अपने टैलेंट को और अपने काम को समझने के बजाय उससे रिज़ल्ट चाहते हैं जल्दी। क्योंकि ऐसे आपने बताया कि 2 साल पहले आपने वीडियो बनाया था, मैंने भी व्लॉग बनाया, और मैंने तो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जो मैं मेहनत करता था एक व्लॉग बनाने में, उससे जो रिज़ल्ट मैं चाहता था कि पब्लिक मेरे व्लॉग को ढेर सारा देखे और उसके बाद हमारे कोर्सेज़ को स्टडी करे, तो वो नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया। अगर आप अपने काम से कुछ रिज़ल्ट चाहते हैं और वो रिज़ल्ट जल्दी चाहते हैं तो बोर्डम आता है। तो बोर्डम ख़त्म करने का एक तरीका ये है कि आप अपने काम को स्टडी करते रहें, जो रिज़ल्ट आए उसको इवैल्यूएट करें। देखिए, पता है काम में रिज़ल्ट बहुत छोटी छोटी चेंजेस करने से आता है, लेकिन वो छोटी छोटी चेंजेस के लिए अपने को बहुत आराम से धीरे धीरे एक साइंटिस्ट की तरह खोजना होता है। अभी एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थिंक अगेन के नाम से। उसमें बताते हैं कि नॉर्मली हम लोग 3 तरीके से काम करते हैं। एक प्रीचर की तरह, प्रीचर मतलब जो लोगों को भाषण दे, जिसको कोई चीज़ पर विश्वास है और उसके ऊपर भाषण दे। और दूसरा वकील की तरह कि अगर कोई उसको समझा रहा है कि देखो तुम्हारा आइडिया गलत है, तो उसको वकील की तरह उससे लड़े, उसको गलत साबित करे, बहस करे। और फाइनली जब उसको लगे कि यार अपने आइडिया को बचाना है, तो वो पब्लिक का सपोर्ट लेकर आए, पब्लिक से बोले कि देखो, ढेर सारे लोगों को बोल कर आए, अपने दोस्तों से बोले, भाई से बोले, सबसे बोले देखो मैं जो बोल रहा हूँ सही है, तो वो हो जाता है नेता। तो ये 3 तरीके से आम तौर पे हम सब लोग अपने काम की क्वालिटी को, चाहे वो कितना भी ख़राब हो, उसके साथ प्रीचर, वकील और नेता बन जाते हैं। और वहीं पर जो आदमी बोर नहीं होता और अपने काम को इम्प्रूव करना चाहता है, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, वो बिहेव करता है साइंटिस्ट की तरह। साइंटिस्ट कभी भी ये नहीं देखता कि मेरे काम का वो रिज़ल्ट नहीं आया जो मैं चाहता था। उसको पता है कि मैं कोशिश करता रहूँगा, कुछ न कुछ रिज़ल्ट आएगा और फिर उसमें से ही मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो बोर्डम कहाँ से ख़त्म होता है? पेशेंट होकर के।
आप एक बात हमेशा बोलते हैं कि कोई भी काम करने के अपने आप को 10 साल का टाइम दो, तो 10 साल तक कैसे हम किसी काम को कर सकते हैं या धैर्य कर सकते हैं 10 साल तक? 10 साल का टाइम इसलिए बोलते हैं ताकि एक आदमी गलतियां ना करे। जैसे छोटा वो गवर्नमेंट जॉब करता है, अच्छी खासी सैलरी होगी, मेरे ख्याल से 1-8 लाख रुपए तो सैलरी होगी महीने की, लेकिन उसको और अमीर बनना है। उस चक्कर में उसने पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स ख़त्म कर दी। तो जब आप जल्दी करने की कोशिश करते हो सकता है आप मेहनत करोगे और 10 साल के बजाय 8 साल में आपको रिज़ल्ट आ जाए, 5 साल में रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट आता है जब आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है उस काम को लेकर सारे तरीके से। एक छोटा बच्चा होता है तो उसको जब तक चलना ठीक से नहीं आता वो सेफ़ नहीं है। आप किसी काम को अच्छे से करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, 10 साल वो टाइम है जिसमें ब्रेन डेवलप होता है उस काम को लेकर। और आप अगर बहुत मेहनत नहीं भी करते हो तो भी आपकी बॉडी 10-10 साल के फेज़ में चेंज होती रहती है। एक बच्चा जब 10 साल का हो जाता है और एक आदमी जब 10 साल का हो जाता है तो 10 साल का बच्चा और 10 साल के आदमी में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस होता है जब 20 और 30 के बीच में होता है, 30 और 40 के बीच में होता है। आपकी उम्र अभी होगी करीब 27-28 साल और मेरी उम्र आपसे ऑलमोस्ट 20 साल ज़्यादा है, 47 का हूँ मैं। तो जो फिज़िकल चेंजेस मेरे बॉडी में है वो आपकी बॉडी में अलग है। तो 10 साल आपको विजिबल इफ़ेक्ट दिखाई देगा और उसी में अगर आपने मेहनत कर लिया, दिमाग लगा दिया, तब तो एकदम दिखाई देगा ही। बट नॉर्मली भी जब फिज़िकल लेवल पे चेंज आ रहा है, बॉडी में चेंज हो रहा है, बट हम करियर में और काम में ना बेसब्र हो जाते हैं। तो बेसब्री को ख़त्म करने के लिए 10 साल चाहिए। आप चाहे कोई पसंद करे चाहे ना करे, 10 साल तो चाहिए ही। आपने अपने अंदर के टैलेंट को कब पहचाना था? जैसे आपने सोचा कि मुझे वीडियो बनाने हैं स्पिरिचुअलिटी वाले या बिजनेस के? मैंने अपने अंदर के टैलेंट को कब पहचाना, ये टैलेंट की खोज शुरू हुई थी मेरी इस कॉलेज से, जब मैं सेकेंड ईयर MBBS में था। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किसी को पढ़ाना, किसी को बताना कुछ अच्छा लगता है। उस समय मैं खाली टाइम पे ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को समझना चाहता था और यही एक ऐसा चीज़ था जिसको करते समय मुझे अच्छा लगता था। और आज भी वही है। ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, आज भी अगर मैं कोई स्पिरिचुअल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ या कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अपने दिन को अच्छे से बिता रहा हूँ। तो कैसे, कब मुझे पता चला, मुझे खुद नहीं पता चला। आप लोग बताते हैं कि हाँ ये वीडियो से आपको फ़र्क पड़ रहा है। जिसको अपना टैलेंट पता चलने लगता है ना, उसको खाली मज़ा आता है अपने काम को करने में। दूसरे लोग देख करके बोलते हैं हाँ इसको देखो ये टैलेंटेड आदमी है। कल ही प्रतीक आया था, बोलता है सर आप एक सेटिंग में पूरा वीडियो बना देते हैं, मैं तो सोचता हूँ एक वीडियो को बनाऊँ फिर उसमें मुझे लगता है कि दोबारा ट्राई करूँ, 3 बार ट्राई करूँ। आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि कब मुझे पता चलेगा। आप अपने फ्री टाइम में देखिए कि क्या चीज़ है जो आप नॉन वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। एक ख़ास चीज़ है, मैंने देखा है जब इंस्टाग्राम को चलाओ या कोई यूट्यूब की वीडियोस को चलाओ, वो भी माइंड को फ्रेश करता है, माइंड को अच्छा लगता है। लेकिन उसमें माइंड 10 मिनट के 15 मिनट के एक्टिविटी के बाद ड्रेन हो जाता है, थक जाता है, लेकिन उसको कोई इंसाइट नहीं मिलती, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। इसको डिटॉक्स बोलते हैं ना हम लोग, डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। किसी चीज़ के साथ में आप कब कैसे पता चलेगा कि आपका टैलेंट क्या है, इसके लिए आपको शर्म नहीं आती और आपको करने का मन करता है। कोई ऐसे काम के लिए जब आपको कोई ऐसा चीज़ मिल गया जिसमें आपको लगता है कि ठीक है मेरे से गलती होगी और लोग हंसेंगे, बट हम इसी को करना चाहते हैं, ट्राई करते रहना चाहते हैं, इसका मतलब आपको अब अपना रास्ता मिल गया है। जैसे मैंने अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लिया है तो उसे अपने जीवन में लागू कैसे करूं, यह सोच में पड़े रहते हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों टलता जाता है। जैसे मैं ही बहुत दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने का, तो आज नहीं अब कल कर लूँगा, कि कल शाम से कुछ लिखूँगा, कि फिर आज नहीं कल से लिख लूँगा। ये काफ़ी दिनों से अल्लाह में 2-3 महीने से यही मैं कर रहा हूँ।
एक तो ये कि इतना, मैंने कहा ना, इतना जल्दी मत डिसाइड करिए कि यही मेरा टैलेंट है। जब हमारे को लगता है कि ये मेरा टैलेंट है और अब मुझे चालू करना है, तो मन इसलिए भी टालता है क्योंकि उसको पता है कि मैं एकदम सही चीज़ नहीं कर पाऊँगा अभी। तो मन को लगता है पहले तैयारी कर लूँ, उसके बाद कल करूँगा। तो अपने आप को यही बताना है, जैसे हम लोगों ने अपने हिडन टैलेंट वाले सीरीज़ में बताया भी है, कि आपको मिनिमली लवेबल प्रोडक्ट बनाना है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको पसंद हो। जैसे आप खाना बनाते हैं तो 5 स्टार होटल की तरह तो खाना नहीं बना पाते, तो कम से कम जो आपको पसंद, कम से कम वैसा तो बना पाते हैं जो आप खुद खाएं। कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का। एक तो अपने काम को थोड़ी सी तैयारी करके चालू करना, और अभी मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, उसमें हम यही सिखाएंगे कि कैसे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आज मन कर रहा है तो कल। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप कर सकते हैं कि अपने काम को, जिसको आप करना चाहते हैं, उसको एक डेडलाइन दे दें, उसको एक डेट दे दें कि इस डेट के पहले मैं करूँगा। अचानक से जब आपके मन में एक डेट आ जाएगा ना, जैसे अब ऑफिस आप आते हैं, आपको पता है कि इतने बजे तक ऑफिस जाना है, ये डेडलाइन है आपका। शाम को भी आपका एक डेडलाइन है। अभी मैं एक डिप्रेशन के ऊपर सीरीज़ बना रहा हूँ, इतनी शॉकिंग सीरीज़ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ जो कि IAS PCS के लेवल के हैं, वो लोग दुनिया का टैक्स देखते हैं कि आप लोग टैक्स सही से पे कर रहे हैं कि नहीं। उसमें ढेर सारे लोगों की सुसाइड होना शुरू हो गई। तो साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया चेक करने के लिए कि क्या वजह है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसको मैंने कवर किया है उसमें डिप्रेशन की सीरीज़ में, अभी करूँगा। तो उसने देखा कि अगर आप अपने काम को कर रहे हैं, आपने 10 फाइल कंप्लीट कर ली, तब तक से 10 फाइल और आ गई, फिर 10 फाइल और आ गई, फिर 10 फाइल और आ गई। तो अगर आपके काम को कंप्लीट हो करके मेंटली ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो आपको बहुत डिप्रेशन आता है। इसका उल्टा, अगर आपके पास किसी काम के लिए डेडलाइन नहीं है, तो आप उसको शुरू नहीं करोगे। किस टाइम तक शुरू करना है, किस टाइम तक ख़त्म करना है, ये दोनों डेडलाइन होना चाहिए। खासतौर से छोटे काम के लिए तो आपका शुरुआत का, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे हमने एक सीरीज़ बनाई है बिल्ड, सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए, उसमें बताते हैं कि जिस बंदे ने एप्पल फ़ोन बनाया है, बताते हैं कि पहली बार जब हमने इसके ऊपर काम शुरू किया था, तो वो प्रोजेक्ट हमारा चालू तो कर दिया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और ऐसे बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो चालू होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपको डेडलाइन कब ख़त्म करना है वो डिसाइड होना चाहिए, और छोटे काम के लिए, जैसे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेडलाइन रखना, स्टार्टिंग डेट रखना पड़ता है। इस तारीख को इतने बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा, किसी भी तरह से। आप जैसे ही डेट रखेंगे आपका काम चालू हो जाएगा, पोस्टपोन नहीं होगा। ये एक पॉइंट है, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, हम लोग कवर करेंगे सीरीज़ में। हम अपने टैलेंट को कैसे खोजें? अपने टैलेंट को कैसे खोजें? जो चीज़ें हमें देखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, वही चीज़ें हमें करना भी पसंद होगा। तो इसमें तो ढेर सारी चीज़ आ जाती हैं। जैसे बहुत क्रिकेट खेलते हैं कुछ लोग। क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या क्रिकेट आपको इतना खेलना का मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के क्रिकेट ही खेलूं? नहीं, ठीक है, ये हट जाएगा। और कोई बहुत शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, लेकिन चलिए एक चीज़ को रख सकते हैं, बट इसमें खतरा है। मैंने देखा है, जब से शॉर्ट्स मैंने बनाता था फिर छोड़ दिया, शॉर्ट्स से दिमाग को देखने में एक तरह का ऐसा हुक होता है कि जैसे एक फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही आपका माइंड ख़त्म हो जाता है। क्रिएट करने में उतनी ही मेहनत लगती है। एक शॉर्ट्स के लिए आप वही 2-4 घंटे काम करोगे, एडिटिंग करोगे, सोचोगे भी वैसे ही। तो ख़ास तौर से शॉर्ट्स आपने कहा देखना पसंद है, क्या कोई चीज़ आपको सोचना पसंद है? पसंद, देखिए पता है, पसंद वर्ड मत यूज़ किया करिए। किस चीज़ को करने से या सीखने का, हाँ मुझे ये बताइए आपको क्या सीखना पसंद है? आजकल आप एडिटिंग करते हैं, वैभव भी एडिटिंग करता है, लेकिन मैंने देखा है वो आकर के बात करता है कि आज के थिंक स्ट्रेट वीडियो में ये चीज़ आपने बताया था बड़े पापा। तो जो चीज़ आपका ब्रेन सीखना पसंद करता है, उसी में से आपका टैलेंट निकल के आएगा। और बहुत स्लो होता है, बहुत ही स्लो।
कल मैं और मैम गए थे ओयल, जहाँ पर जेनोविले का हम लोग ने खेत लिया है, उसको देखने के लिए। आधे घंटे 1 घंटे खेत पर खड़े थे, ट्रैक्टर चल रहा था, जुताई चल रही थी। अब उस समय वहाँ पर खड़े होकर के ये थोड़ी कल्पना होती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम खड़ा हो जाएगा। वहाँ तो खाली जुताई हो रही थी। तो आपको कैसे पता चलेगा टैलेंट? हाँ, मुझे लगता है टैलेंट पता चलेगा जब आपको दिमाग में धीरे धीरे विज़न आएगा। विज़न के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे। जैसे ही आपके मन में ये थॉट आएगा कि मुझे इस दुनिया में मरने से पहले ये चीज़ स्थापित करनी है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे ज़ेनोगा अपने बच्चों को पढ़ाना है, 1 लाख लोगों को ज़ेनोगा पढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सी चीज़ें करनी और सीखनी पड़ेंगी। तो ये ज़्यादा सही तरीका है अपने टैलेंट को खोजने का। और ये विज़न इतना क्लियर नहीं होता। आज से 5 साल हो गया जब मैंने वो जेनोविले की जगह ली थी, और उस समय मन में था कि एक स्कूल खोलेंगे जहाँ पर बच्चों को ज़ेनोगा सिखाएंगे, स्कूल, प्रॉपर CBSE स्कूल। तभी मैंने 2 एकड़ का सोचा था, उस समय 1 ही एकड़ लिया था। ये भी आपके हिडन टैलेंट में ये भी है लास्ट में, कि बहुत कम लोग हैं जो लोग विज़न कर पाते हैं। और जो लोग विज़न कर पाते हैं, स्टैटिस्टिकली साइंटिस्ट बताते हैं कि उनके काम को पूरा होने का, उनके टैलेंट को मिलने का ज़्यादा चांस होता है। अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, सिंपल से आप अपने आप को एक एडिटर की तरह देखते होंगे। अगर मैं आज के आज कहूँ कि आप एडिटर नहीं हैं, आप एक ज़ेनोगी हैं, तो आपको एक अलग, अगर आप इसको फील कर पाएँ, एक ज़ेनोगी कैसे बिहेव करता है, कैसे सोचता है, वो क्या चाहता है, आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है धरती पर। आप अचानक से कोई भी शॉर्ट्स नहीं बनाना चाहेंगे, आप बनाना चाहेंगे ज़ेनोगा के शॉर्ट्स। और हो सकता है आपको कुछ याद नहीं होगा, तो आप फिर से पढ़ना चाहेंगे, उसको समझना चाहेंगे। और अगर आपको वो बातें टच कर गई, तो शायद जाकर घर पे आप 5 मिनट 10 मिनट ध्यान भी करना चाहेंगे। तो विज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दुनिया में जिन लोगों ने भी कोई बड़ा काम किया है, इसी तरह का बहुत बड़ा इम्पॉसिबल विज़न लेके चले हैं। तो मुझे लगता है टैलेंट को खोजने के लिए सबसे बड़ा फोर्स है विज़न। तो मुझे लगता है ना, हम लोगों को आपस में भी 2-3 दिन में एक बार अपने विज़न पे ज़रूर मीटिंग करनी चाहिए। उससे आपके काम में ना एक जिंदा दिली आ जाती है। मैं देखता था एक बार जब हम लोग यहाँ जाते हैं नैनीताल, तो जैसे ही पीलीभीत यूपी क्रॉस करते हैं, मल्टीपल गुरुद्वारे हैं वहाँ पूरनपुर के पास। और एक गुरुद्वारा नया बन रहा था 4-5 साल पहले, अब तो काफ़ी बड़ा बन गया है। एक आदमी बूढ़ा दाढ़ी वाला वहीं कुर्सी रख करके रोड पर वहीं बैठा हुआ लोगों को प्रसाद बांटता है। गाड़ी आ रही जा रही, कोई रोकता नहीं था। और जब प्रसाद देता उसी में कुछ उसको डोनेशन देना, दे दीजिए। उस आदमी का काम दिन भर वहीं रोड पर धूप में ताप में बैठना, पगड़ी के साथ वो डोनेशन मांग रहा है। तो उसका विज़न था वहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाना। उसका विज़न था कि मेरे गुरु का काम होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ यही है कि ऐसा होना चाहिए इस दुनिया में। अक्सर हमारे जो विज़न हमारे थॉट्स में से, हमारे ईगो में से निकल के आते हैं, वो सब बहुत ज़िंदा नहीं होते, वो मर जाते हैं। तो विज़न से आता है आपका टैलेंट। क्या कोई हिडन टैलेंट खोजने का तरीका है, जैसे जल्दी खोज पाए, जैसे कोई तरीका हो? हिडन टैलेंट खोजने का तरीका, हाँ, इसका सिस्टमेटिक स्टेप्स बताया हम लोगों ने। इसमें 3 पार्ट में है, कैसे आप सबसे पहले अपने टैलेंट को खोजते हैं, फिर अपने टैलेंट को खोजने के लिए मोटिवेशन कैसे रखते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया का टैलेंट कैसे खोजने में आप मदद करते हैं। एक सीक्रेट बात बताऊं, ये बच्चों को नहीं पता, क्योंकि ये ज़बरदस्ती कराया जाता है। आपके एजुकेशन सिस्टम बच्चों का टैलेंट खोजने की ही कोशिश थी। जो आज बच्चे नहीं पसंद करते स्कूल की किताबें, अगर बच्चों को या आपको या हमको किसी को भी अपने काम को, अपनी पढ़ाई को ख़ास तौर से करने के लिए ज़बरदस्ती न किया जाए और बेइज्जत न किया जाए, जो भी थोड़ा बहुत उसने सीखा पढ़ा, उसके लिए अगर आप बेइज्जत न करें, तो धीमे धीमे बच्चा अपना टैलेंट खोज लेगा। ये उल्टा हो जाता है, हम बेसब्री दिखा देते हैं बच्चों को कि तुमने जो कुछ सीखा है वो कम है, ख़राब है, इसलिए वो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, ख़त्म हो जाता है उसका इंटरेस्ट। तो फास्टेस्ट वे तो एजुकेशन ही है, क्योंकि एजुकेशन से ही आपको किताबों की दुनिया मिलेगी, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करने को मिलेगा, आपको इवन वो टॉपिक पता चलेगा जिस पर मुझे बात करना चाहिए, सीखना चाहिए।
तो सबसे तेज़, सबसे फास्ट तरीका है लर्निंग, सीखना, एजुकेशन। अब हो सकता है आप स्कूल में नहीं जाते, आप घर पे रहते हैं, आपको पसंद नहीं है स्कूल की पढ़ाई, तो आप इस तरह के कोर्सेज जो हम लोग बना रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो बुक्स खरीद सकते हैं, धीरे धीरे पढ़िए। बट एक साल में आपके पास 2-3 किताबें होनी चाहिए, उसी में से आपका टैलेंट निकल के आएगा। कैसे पक्का करें कि यही हमारा टैलेंट है? कैसे पक्का हो कि ये हमारा टैलेंट है? 2 चीज़ें हैं। एक तो मुझे उस काम को करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं खो जाता हूँ उस काम को करते करते। उसको करने में इतना अच्छा लगता है कि एंटरटेनमेंट का मन नहीं करता, फिल्में देखने का मन नहीं करता, खो जाने का करते तो खोज गए। और फिर भी लगता है कि इसको और अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा कि वो चीज़ खाली मुझे नहीं, औरों को भी वैल्यूएबल लगता है। अगर मुझे गाना गाना अच्छा लगता है लेकिन किसी और को नहीं लगती उसकी वैल्यू, तो फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी। या तो आप फ़कीर हो, उसको आप टैलेंट नहीं कहेंगे, तो आप कहेंगे भाई वो तो स्पिरिचुअल आदमी हो गया, हालांकि वो भी उस आदमी का हुनर है एक तरह से, बट हुनर से गहरा है वो। तो अगर कोई और वैल्यू करता है आपके काम को, उसके लिए वो आपको फ़ीस देने को तैयार है, वो आपको एम्प्लॉय करने को तैयार है, इसका मतलब है कि आप अपने टैलेंट पे पहुंच गए। इन जनरल उस काम की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ माइंड, फैमिली रिलेशनशिप, ये चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। इसी में आपने एक पढ़ा था प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, सर इसके बारे में तो जानना चाहता था। देखिए, आज का सेशन मैंने नहीं करवाया है, ये आपने प्रोएक्टिवली कराया है। मैंने तो बोल दिया था सबको कि हम लोग एक सेशन करेंगे, सबको एक क्वेश्चन लेकर आओ हम लोग के एक ही कोर्सेज़ पे। अगर आप वेट करते कि सर आएंगे और वो बोलेंगे चलो इंटरव्यू करते हैं, तो वो होता रिएक्टिव, कि मैंने एक्शन लिया, आपने उसके रिएक्शन में इंटरव्यू किया। और वहीं पर अगर मैं आपसे कुछ काम कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने ऊपर कहा है, आप सभी को कहा है कि गूगल यूट्यूब एड्स के बारे में मालूम करो, विकास के पास जाओ, तो और अगर वेट करते रहें तो उसमें प्रोएक्टिविटी नहीं है। तो जहाँ पर आप खुद इनिशिएटिव लेते हैं किसी काम को करने की, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। और जहाँ पर आप वेट करते हैं जब बताया जाएगा तब करेंगे, तो वो है रिएक्टिव। ईगोसेंट्रिक और ग्रोथ सेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक और ग्रोथ सेंट्रिक का परफेक्ट एग्जाम्पल है ऐसा इंसान जिसको आप उसकी कमियां बताओ तो चिढ़ जाता है, तो वो है ईगोसेंट्रिक। वो इम्प्रूव नहीं होगा क्योंकि उसका माइंड हमेशा आपके ऊपर, अगर आप उसको गलत बता रहे हो, उसकी गलतियां बता रहे हो, तो आपके ऊपर पॉइंट आउट करेगा कि तुम गलत हो। और ग्रोथ सेंट्रिक ख़राब तो लगता है उसको भी जब कोई उसकी कमी बताता है, लेकिन वो थैंक यू करता है अंदर अंदर। ऐसे लोगों को कोच करना बहुत आसान है। जैसे वैभव को कोच करना आसान है, उसकी कोई कमी बताओ तो सुन करके, पहले चिढ़ता था वो, अब नहीं चिढ़ता। मुश्किल ट्रांसफॉर्म होना टाइम लगता है। अगर कोई कमी बताए तो उसको बदलना, उसको ठीक करना टाइम लगता है। लेकिन आप अगर चिढ़न दिखाना शुरू कर दो किसी को, मैं आपको बताऊं ये जगह पर आपकी इम्प्रूवमेंट है, और आप चिढ़ना शुरू कर दें, ऐसे आदमी को आप कोच नहीं कर सकते, सिखा नहीं सकते। तो ग्रोथ सेंट्रिक जो आदमी होता है वो बहुत लंबा जाता है। अभी कल एक फिल्म देखी मैंने, लापता लेडीज़। उसमें गांव में से घूंघट वाली शादी हो जाती है, एक ही डब्बे में 3 दुल्हन थी और 3 दूल्हे, और ट्रेन एक जगह पहुंची तो जो दूल्हा था बेचारा उठा और एक अपनी दुल्हन को उठाकर लेके चला गया, और पता चला दूसरे की दुल्हन आ गई उसके साथ। लेकिन वो जो औरत थी, लड़की थी, बहुत प्रोएक्टिव थी, ग्रोथ सेंट्रिक थी। वो अपना खूब कमाल दिखाया उसने। दूसरी दुल्हन भी अच्छी थी। ग्रोथ सेंट्रिक माइंड ये बिलीव नहीं करता कि जो मेरी कंडीशन है, फेट है, वो यही रहेगी। उसको लगता है कि अगर कोई और आदमी ग्रो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। रोज़ थकता है, दुखी भी होता है, लेकिन फिर से 3 स्टेप करके अपने आप को कुछ कुरकुरा करके वापस आता है, फिर से शुरू करता है। ग्रोथ सेंट्रिक माइंड। और जो ईगो सेंट्रिक है, उसके माइंड में ऐसी कहानी चलती रहती है, यार दुनिया ऐसी है, बेकार है, ये है, वो है, और वो अपने जिस भी कंडीशन में उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो वहीं का वहीं स्टक रहता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ में, हिडन टैलेंट में और भी ढेर सारी सीरीज़ हैं। थिंक स्ट्रेट है और एक बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत प्रोफेशनल्स के लिए, खासतौर से जो लोग अपने प्रोफेशन को और अच्छे तरीके से खोजना चाहते हैं। सक्सेस इन द एज ऑफ AI के नाम से आया है, वो देखिएगा, dkbrains.com पे है। और अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा पे मेरे साथ चलना चाहते हैं तो ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में यू आर मोस्ट वेलकम।
और अगर आप मेरे साथ पर्सनली सीखना चाहते हैं तो जिनो का पर्सनल है, इसमें हम हर हफ्ते गूगल मीट पे आप लोगों से मिलते हैं और आपको गाइड करते हैं। ठीक है, नमस्कार।